लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्बिटल के शेप्स पढ़े थे अपन ने, है ना। और एंगुलर क्वांटम नंबर अपन ने पढ़ा था, तो अपन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुरू करना था। तो विल राइट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इसको अपन डिनोट करेंगे m से। सो इट्स वैल्यू सिग्निफाइज जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सिग्निफाई होगा ना, इट्स वैल्यू सिग्निफाइज द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ऑर्बिटल in which the electron is present, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ m। तो we'll write that for each value of m, the value of अपन इसको ना m के वैल्यू को l के वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो we'll write that for each value of l, we'll get the value of m will be equal to प्लस माइनस l और 0 भी लिखना पड़ेगा ऐसे। तो देखो अब तक अपन ने जो पढ़ा ना, उसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई, हमने पढ़ा सबशेल्स, फिर हमने पढ़ा उनका वैल्यू ऑफ एल, फिर अपन लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एल। तो अपन कहेंगे एस पी डी और एफ, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3 होगा। तो m का वैल्यू ये 0 होगा, ये -1 0 और +1 होगा, क्योंकि प्लस माइनस करना पड़ेगा ना 1 को, और 0 भी लिखना पड़ेगा। इसमें -2 हो जाएगा, -1 होगा, 0 होगा, और +1 होगा और +2, और इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसा होता है। These are the values, ये वैल्यूज हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये पार्ट तो अपन को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई आपने बस यही बताया मुझे कि देखो भाई, जो वैल्यू ऑफ m है वो अपन कैसे लिखेंगे, l के वैल्यू से। अगर अपन को l का वैल्यू पता है तो अपन बता देंगे। अब इसमें अपन को एक बात पता चल रहा है कि जैसे s का एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ही m का वैल्यू होगा, क्योंकि m का वैल्यू सिग्निफाइज द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। p के ऑर्बिटल 3 होते हैं। सो सिंस वी नो दैट p has 3 orbitals, px, py एंड pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हर एक ऑर्बिटल का एक वैल्यू होगा, एक का -1, एक का +1 और एक का 0। सो 3 वैल्यू ऑफ m, तो इसलिए यहां पर m के 3 वैल्यूज आए, एक के लिए 0, एक के लिए +1, एक के लिए -1। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मेरे पास 3 ऑर्बिटल आप बनाते हो, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। px x के अलोंग होता है, py y के अलोंग होता है और pz z एक्सिस के अलोंग होता है। मतलब एक ऐसे y हो गया, एक x हो गया और एक ऐसे परपेंडिकुलर z हो जाएगा। तो ये 3 एक्सिस हो जाते हैं ऐसे। तो एक x के अलोंग हो जाएगा, एक y के अलोंग हो जाएगा, एक z के अलोंग हो जाएगा, लाइक दैट वी यूज्ड टू राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर +1 देता हूं तो इसको -1 देना होगा, इसको 0 देना होगा, या इसको 0 देता हूं तो इसको -1 देना होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो किसी को भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, किसी को भी कोई भी दे सकता है। हाँ, ठीक है ना। सो ऑल ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी
और सेम एनर्जी जिनकी होती है उनको अपन कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड एनर्जी ऑर्बिटल्स। सो कोई भी वैल्यू हम किसी को भी दे सकते हैं। सो एनी वैल्यू ऑफ m टू एनी ऑर्बिटल। अगर हम किसी को भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कैसे कि px के लिए इलेक्ट्रॉन px में है, py में है या pz में है, कैसे बताऊं? तो फिर ये वैल्यू आए कहां से, मतलब इन वैल्यूज को मैं बताऊंगा कैसे, किस ऑर्बिटल में? बिकॉज वैल्यू ऑफ m विल सिग्निफाई दैट द ऑर्बिटल इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो मुझे इन तीनों में से आप कह रहे हैं कि किसी को भी कोई वैल्यू दे दो तो पता चल जाएगा कि वो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो कैसे बताएंगे अपन कि भाई अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं तो वो तो ऐसे बने हुए हैं। अब पहली बात तो ये कि इनमें से कौन सा px है कौन सा py है हमें कैसे पता चलेगा? तो चलो अपन कहेंगे भाई एटम स्फेरिकल होते हैं तो इसमें z एक्सिस हम खुद डिसाइड करते हैं हमेशा। z एक्सिस इज अ आर्बिट्ररी एक्सिस जो हम खुद डिसाइड करते हैं कि भाई देखो ये वाला z है, तो अपन कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब इससे परपेंडिकुलर y और x बना लूंगा। मतलब z वो एक्सिस होता है जिसे हम डिसाइड करते हैं। सर बोलो। सर कैन यू रिपीट? एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, लाइट चली गई है यहाँ पे। तो लाइट चली गई तो तुम भी चले जाओ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो रिपीट करता हूँ मैं। अच्छा कहां से रिपीट करना पहले तो ये बताइए, टेबल आया? सर वो उसके बाद से ये जो डेफिनेशन लिखा है ना, वो मतलब px में, py में, pz में कैसे पता चलेगा वो नहीं पढ़ा ही ऐसे नहीं, छूटा। तो वो बड़ी जल्दी आ गई फिर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने बस इतना ही लिखा कि देखना px py pz अपन को ना तीन वैल्यू m के चाहिए। अगर जो भी वैल्यू l का होगा उसमें तीन वैल्यू m के चाहिए, और d के अपन को पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इसलिए ये 5 वैल्यूज आ रहे हैं, और 7 ऑर्बिटल होते हैं f के, इसलिए ये 3 वैल्यू होता है तो 7 ऑर्बिटल होते हैं। अपन को पता है कोई ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट 2l + 1 से। अब यहां पर नहीं लिख रहा क्योंकि ये m के वैल्यूज है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ये लिखा है कि देखो भाई तीनों की एनर्जी एक जैसी है, इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी लिख सकता हूं, इसको 0, इसको +1, इसको -1, या इसको 0, इसको -1, इसको +1, कुछ भी मेरी मर्जी, बिकॉज ऑल हैव सेम एनर्जी, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, और जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अपन कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। सो एनी वैल्यू ऑफ m टू एनी ऑर्बिटल वी कैन राइट। ठीक है, तो फिर पता कैसे चला कि कौन सा वैल्यू किसके लिए देना है? तो उसके लिए अपन को जीमन इफेक्ट पढ़ना होता है। अगर हमें इसके वैल्यू को थोड़ा सा और फिक्स करना है तो अपन को जीमन इफेक्ट पढ़ना होता है। अब ये जीमन इफेक्ट क्या है? तो अपन कहेंगे देखो आपने बोर ऑर्बिटल में, बोर थ्योरी में बताया था उसके ड्रॉबैक में, व्हेन द एटम इज प्लेस्ड, भाई देखो अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक मिनट, अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो जब ड्रॉप करेंगे किसी भी दूसरे शेल में तो इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे या इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे या इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे, एक ही बात है। लेकिन इधर से मतलब इनमें से किसी से भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे हमको हमेशा एक ही एनर्जी मिलेगी, एक ही वेवलेंथ मिलेगी, एक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो अगर आपको सेंटेंस याद होगा तो आप याद करो हमने जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट लिखा था, उसमें हमने कहा था व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, the lines obtained in Balmer series or Lyman series are further divided into different lines. Bohr is not able to explain that. तो अपन क्या करेंगे, अगर हम इस एटम को, जो एटम अपन ने लिख रखा है, अगर हम इस एटम को सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जो एटम है, तो अगर अपन इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अपन यहां पर लिखते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा ना,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर उस केस में क्या होगा कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपन को पता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट विथ दीज इलेक्ट्रॉन्स। भाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जरूर होता है। तो इलेक्ट्रॉन में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन का भी जैसे अपन पढ़ते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाते हैं अपन, परपेंडिकुलर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ना अपन नॉर्थ और साउथ पोल में। So any Yes, sir. charge particle will always associated with the magnetic field। तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना, जो पेरेंट्स बोलते हैं अगर अपना कोई लाइव वायर है, इलेक्ट्रिक वायर अगर वो खुला हुआ है तो अपन को कहा जाता है उधर नहीं जाना, उधर करंट है वायर में। तो उधर नहीं जाने के लिए क्या हम टच थोड़ी कर रहे हैं उसे, वो कहते हैं नहीं टच नहीं करने की जरूरत है, उसके पास भी जाओगे तो वो स्टिक अपने आप हो जाएगा। और वो स्टिक अपने आप हो जाएगा, रीजन क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप आए तो वो अपने आप ही तुम्हें पुल कर लेगा, ये खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे ट्रेन हो, ट्रेन का जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं ना, ट्रेन के ऊपर जो रेलवे ट्रैक्स पे होते हैं, उसमें Yes, ट्रेन sir. के ऊपर कभी कभी कोई बैठा होता है तो उसमें ज्यादा हाई टेंशन वायर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ा होता है, तो उसमें वो कभी कभी कोई पर्सन ऊपर बैठा हुआ है उसे अपनी तरफ खींच लेता है भर से। और स्टेशन पे तो कई बार आपने मतलब पिजन वगैरह तो कई बार देखा होगा, उसके बाद उसमें गया खटा, वो 2 वायर के बीच में जाता है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जहां वो आपस में इंटरेक्ट करती है, उधर वो गया भड़ से पूरा आवाज आती है, पिजन गया, कभी कभी आदमी भी गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसमें तो ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो देखो भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, अपन को पता है अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ, अगर साउथ पोल एक साथ पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस, और वो एरो है ना इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, अभी आगे पढ़ेंगे ना। तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे हो जाएगा। अब समझ में आया एक ऑर्बिट में अपन क्यों रखते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, वो इसलिए कि Yes, sir. नॉर्थ और Yes, साउथ sir. ये अट्रैक्शन होगा, अभी उस पर आने वाला हूं मैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनमें अट्रैक्शन होता है इसलिए वो एक ही जगह आ जाते हैं। तो अपन क्या करने वाले हैं कि जब ये इस फील्ड से इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो अपन कहेंगे देखो सर अब इस केस में आप क्या बताने वाले हो मुझे कि भाई देखो इधर ना जब ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड पे रखूंगा तो ऑन इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल ब्रेक्स, मतलब उनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगा, डीजेनरेटेड। तो अपन इसको ऐसे बोल देंगे इधर लिखने के बाद डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ये है ना नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इसको हटाता हूं, नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स को अब होता क्या ना, अपन जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, जो मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाई करेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है जेड डायरेक्शन से परपेंडिकुलर का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो रिपल्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसे है तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर ऐसे है कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगा, और जो ऐसे होता है वही जेड एक्सिस होता है। तो अपन कहेंगे सर ये देखो लास्ट वाला पार्ट फिर से बता। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट है, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उसके अपने मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, एक ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, और मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ऐसे अप्लाई किया। अब ये मतलब ये रिंग जो है वो ऐसे है, जो ऑर्बिटल मतलब ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे रिंग है उसमें, तो इधर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एरो होगा, दूसरे का नेगेटिव नेगेटिव, इधर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इसका, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ है ऐसे, तो इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल है, इधर इधर आ गया इतना साउथ पोल और नॉर्थ पोल,
तो ये दोनों एक साथ है। जब अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसका तो इससे रिपल्शन होगा, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका अट्रैक्शन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन Yes, अट्रैक्ट sir. होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं। तो ये जो एक्सेस है ना, जो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये अपन उससे परपेंडिकुलर, क्योंकि स्फेरिकल है ना, हमें कैसे पता हम कहां अप्लाई करें? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई स्फेरिकल है, ये जेड एक्सेस हो गया तो ऐसे अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड विल बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन अप्लाई कर गया, तो इसमें क्या होगा, किसी का एनर्जी बढ़ गया, किसी का एनर्जी कम हो गया, और किसी का एनर्जी कुछ भी नहीं हुआ जो जेड एक्सेस पे था। बट मतलब नेट T सेम रहेगा ना? किसमें, हाँ, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लो, ये आपस में जुड़ के ऐसे बनते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखो, फिर स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये जो जीरो था ना जिसमें कुछ नहीं हुआ, वो जेड एक्सेस था, मतलब ये पीजेड है, और ये पीएक्स या पीवाई होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ये भी पीएक्स और पीवाई होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जेड बता सकता हूं, क्योंकि अगर इसमें ये पीएक्स है तो फिर ये पीवाई होगा, अगर ये पीवाई है तो ये पीएक्स होगा। तो पीएक्स के लिए, पीएक्स और पीवाई के लिए +-1 दोनों में से, +1 दोनों में से किसी एक के लिए हो सकता है। प्लस लिखने का मतलब है क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई होगी और इसकी एनर्जी कम हो गई होगी। अगर उसकी एनर्जी 5 किलो जूल बढ़ी तो इसकी एनर्जी 5 किलो जूल कम हो गई होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो ये सारे के सारे आपस में कंबाइन होकर वापस डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बनते हैं। दैट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, और उसमें भी अभी अपन ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई ये वाला पीएक्स है या पीवाई है, ये वाला पीएक्स है या पीवाई है। हमने कहा ये अगर पीएक्स है तो ये पीवाई है, अगर ये पीवाई है तो ये पीएक्स होगा। जेड के लिए बता सकता हूं एग्जैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स एक बार और देखते हैं। ऐसे पता डीजनरेटेड का मतलब क्या है? हमें एनर्जी की बात करोगे ना एटम में, तो हम एनर्जी के मामले में सिर्फ एक ही बात समझते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। अगर तीनों पी ऑर्बिटल डीजनरेटेड है, इनकी एनर्जी एक जैसी है, तो इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी एक जैसा होना चाहिए। इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी एक जैसा होना चाहिए, मतलब ये सारे के सारे एक जैसे दिखने चाहिए मुझे। दीज आर डीजनरेटेड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर इनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगी। एक का एनर्जी बढ़ गया तो दूसरे का कम हो गया, थर्ड वैसे ही रहा जैसे था। मतलब एक का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो +1 हो गया, तो दूसरे का एनर्जी कम हो गया, और एक जैसे था वैसे ही रहा। तो अपन इसे बता देंगे भाई, एक जैसे था वैसे ही रहा। थोड़ा छोटा बना लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम। दे आर नॉन डिजेनरेटेड पी ऑर्बिटल्स, दीज आर डिजेनरेटेड पी ऑर्बिटल्स। नॉन डिजेनरेटेड मतलब उनकी एनर्जी डिफरेंट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, मतलब अब मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ बता सकता हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो आप बता रहे हैं मान लेता हूँ, बट ऐसे होता है रियलिटी में, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ ज़ीमन इफेक्ट। ये ज़ीमन ने अपन को बताया था, और ये ज़ीमन मतलब जीटीवी वाला नहीं है, ठीक है? ये ज़ीमन इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब भी होता है ऐसे, उसको अपन स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, उसमें भी सेम इंटरेक्शन। तो वैसे मैं एक बार बता दूं, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया स्प्लिट करने के बाद, बुक्स में मिल सकता है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ आपका, ना ही मुझे लगता कभी आएगा। इतना ध्यान रखो कि अगर तीनों में से कुछ पूछेंगे ना तो जेड के लिए पूछेंगे, बोल देना पीजेड के लिए 0 होता है, पीजेड के लिए 0 होता है, उससे ज्यादा अपन से पूछेंगे भी नहीं। सो दैट इज अबाउट द राइट इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। सर 1 सेकंड कॉपी करना। हाँ बस अपन इतना ही सर लिख रहा हूँ मैं, बस कॉपी कर लो तुम, उसके बाद फिर ऐसे
कॉपी करने में तो वैसे मास्टर हो। ये जीरो क्यों होगा, वो एक बार रिपीट कीजिए, लाइट चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ आवाज नहीं आई, फिर से बोल। सर पीजेड के लिए जीरो कैसे हुआ? तो बेटा वो ऐसे था ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था ना ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई की थी ना वो z एक्सिस से 90 डिग्री पे था। अगर थीटा 90 डिग्री होगा ना मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे वो 1 आ जाएगा एंगल, टेन थीटा, 10 90 डिग्री हो जाएगा ना, फिर वो तो 1 आ जाएगा। तो वो तो फिर अपन कहेंगे वहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जितना यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा उतना यहाँ से भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो उस केस में अपन कहेंगे फिर जीरो हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन। ओके सर। हाँ बोलो, कॉपी हो गया? यस यस सर। यस। चलो ठीक है, फिर अपन आगे। अब ना अपन कहेंगे ठीक है सर, इसमें अब एक बात और याद रखना, फॉर डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल के लिए ना, तो अपन ने dz स्क्वायर लिखा था, डी ऑर्बिटल में पढ़ा ना अपन ने dz स्क्वायर, तो बताएं क्या? हाँ dz स्क्वायर ना, एक मिनट रुकना, यहाँ पर लिखा फॉर डी ऑर्बिटल, एक तो dz स्क्वायर होगा जिसके लिए हम का वैल्यू 0 बता सकते हैं अपन। अब dz स्क्वायर होगा तो यहाँ 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे तो 2 ऊपर जाएंगे, 2 नीचे आएंगे और एक बीच में रहेगा, और dz स्क्वायर होता है। z एक्सिस हमेशा वैसे रहेगा, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dxy, इसमें किसी एक का 2 होगा, +2 होगा, दूसरे का -2 होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। dyz एंड dzx, इसमें एक का +1 होगा, दूसरे का -1 होगा। इससे ज्यादा अपन और डिटेल में बताने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहां तक चाहिए चीज, ये सेंटेंस, और हर एक ऑर्बिटल के लिए एक वैल्यू आएगी। डी ऑर्बिटल होंगे तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, अपन एक एक वैल्यू देंगे। अब कभी अपन से कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो कि एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख के बताओ कि m का वैल्यू कितना होगा, कभी नहीं पूछते। और मैक्सिमम पूछेंगे भी तो अपन से पूछेंगे बच्चा अच्छा बताओ डी पी जेड का वैल्यू क्या होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, +1 -1 या -0, बता देंगे वो जीमन इफेक्ट। मैंने आपको इसलिए बताया, मुझे अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं जीमन इफेक्ट का नाम लूंगा कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा समझाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी रहेगा। अब अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए लिखेंगे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे अभी अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखो, मैं डिक्टेट करूंगा तुम लिखोगे। The electron-like moving charge particle, the electron-like moving charge particle, the electron-like moving charge particle, the electron-like moving charge particle is always associated with the small magnetic field. The electron-like moving charge particle is always associated with the small magnetic field. So can you repeat again? Why not? बिल्कुल। सर हेडिंग क्या डाल? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही चल रहा है अभी, है ना, सेंटेंस Okay, लिख रहा sir. है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी मैंने खत्म नहीं किया, मैं तो उसको ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। सो मैंने आपसे कहा द मूविंग चार्ज पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन लाइक मूविंग चार्ज पार्टिकल is always associated with the small magnetic field. The electron like moving charge particle is always associated with the small magnetic field. Is always associated with the small magnetic field.
ठीक है. When the electron interact with this magnetic field, when the electron interact with this magnetic field, when the electron interact with this magnetic field, this external magnetic field, when the electron interact with this external magnetic field, it places itself it places itself in a region around the nucleus. It places itself in a region around the nucleus, in a region around the nucleus, in a region around the nucleus called as orbitals, called as orbitals, called as orbitals. सर हाँ बोलो. सर वो with this external magnetic field it क्या था? अभी पता क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ तुमको कि जैसे एटम होता है तो अपन तो कहते हैं भाई एटम है, न्यूक्लियस है, शेल्स हैं, और अपन पढ़ता रहता है ऐसे शेल्स हैं. अब सब शेल भी पढ़ लिया अपन ने. जब अपन ने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना तो वो इलेक्ट्रॉन ने ना अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर लिया. जैसे अपन ने बताया था ना कि जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा इंटरेक्शन. तो वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अराउंड द न्यूक्लियस प्लेस कर लिया. Those places are called orbitals. है ना. तो तुम्हें क्या चाहिए बोलो. सर वो word it place क्या था? Place itself. ओके सर समझ. है ना, वो अपने आप को प्लेस कर लेगा. मुझे उसको रिपीट तो नहीं करना ना. नहीं सर हो गया. These regions are called orbitals. सर ये These लाइन regions- लिखनी है अभी. हाँ सर ये जो आपने लाइन अभी बोली ये लिखना है. हाँ हाँ. These regions are called, फिर मैंने लिखा these regions are called orbitals. हो गया, लिख लिया ना अपन ने. सब हो गया कंप्लीट. किसी को डाउट तो नहीं. नो सर. सबने लिख लिया. नो सर. Each orbital in an atom, each orbital in an atom is, each orbital in an atom is represented by a function called as, each orbital in an atom is represented by a function called as orbital wave function. Each orbital in a region is each orbital in an atom is represented by the orbital wave function, which is a product of, which is a product of radial wave function and angular wave function. Which is a product of radial wave function and angular wave function. मेरी स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही ना. नहीं सर. नहीं सर. अच्छा ठीक है. नो सर. मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कभी कभी होता ना बच्चे बोलते नहीं है लेकिन हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए पूछ लिया मैंने. अच्छा. सर रिपीट करो ना एक बार. Which is the product of radial wave function and angular wave function. नहीं सर Which is स्टार्टिंग a- से वो ईच ऑर्बिटल इज एन एटम उधर से. चल ठीक है. हाँ लिख. Each orbital in an atom is represented by the function. हाँ सर ये हो गया. Which is called orbital wave function. Which is called orbital wave function.
which is the product of radial wave function and angular wave function. तो अपन orbital wave function को represent करते हैं psi से, इसको बोलते हैं psi है. So it is represented by the psi. radial wave function को मैं capital R से represent करूंगा और angular wave function को A से represent करूंगा. That is the angular wave function. एक बार रुकना. हाँ जी. अच्छा देख, अब इसको psi बोलते हैं. रेडियल वेव फंक्शन को R से डिनोट करेंगे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन को psi से डिनोट करेंगे और एंगुलर वेव फंक्शन को A से डिनोट करेंगे. ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है ना, वो हर एक ऑर्बिटल का एक अपना ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है. मैंने लिखा भी है वर्ड्स में. ईच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन. हर एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन n, l और m पे डिपेंड करता है, 3 क्वांटम नंबर्स पे. अगर मुझे किसी का वेव फंक्शन बताना है तो वो 3 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और वो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं, n, l और m. मतलब n उस ऑर्बिटल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताएगा, l किस ऑर्बिटल किस सबशेल में प्रेजेंट है वो बताएगा, और m अपन को बताएगा कौन से एक्सिस पे, px, py, pz. अगर m का वैल्यू मुझे पता होगा मैं बता दूंगा. जैसे p में अपन बता सकते हैं कि अगर pz पे प्रेजेंट है तो 0 होगा m के वैल्यू. r जो होता है वो रेडियल वेव फंक्शन, वो डिपेंड करता है n और l पे, और एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है दैट इज l और m पे. इन दोनों पे डिपेंड करेगा. तो अपन सबको पता है, अगर मुझे n का वैल्यू पता है तो मुझे शेल पता होगा, अगर मुझे l का वैल्यू पता है तो मुझे सब शेल पता होगा, और अगर मुझे m का वैल्यू पता है तो मुझे सब शेल में ऑर्बिटल कौन सा है वो पता होगा. ये पता होगा मुझे n, l, m. तो अगर ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड अगर मुझे पहचानना है कि कौन सा रीजन है, तो मैं कहूंगा कि पहले मुझे आप ये बताओ कि n का वैल्यू क्या है किस शेल में, और फिर आप मुझे बताओ कि कौन सा सब शेल है, और फिर आप मुझे बताओ m का वैल्यू कि कौन सा ऑर्बिटल है. राइट. अब तुम्हें याद होगा एक बार कि जैसे अपन ने कहा था कि ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स. चलो देखते हैं एटम में कैसे दिखता है. पहले मेरे पास न्यूक्लियस है, उसके बाद ये फर्स्ट है तो ये 1s है, इसके बाद 2s होता है, तो इसके बाद यहां 2p होता है, ये 2p होता है. ठीक है. अब इसके बाद 3s होगा, ये 3s है, और 3s के बाद मैं 3p लिखूंगा, ये 3p है. गया मेरा काम, और ये 3d है.